हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आपका स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आज अपने जो कर रहे हैं, आपकी अपनी पहली क्लास रहेगी। राजस्थान के जीके की तरफ चले हैं और राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान कला व संस्कृति के ऊपर बात करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति अपने आप में बहुत विख्यात है। राजस्थान का वाइंड अप अगर मैं जीके देखूं तो बहुत बड़ा जीके है। सभी राज्यों के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान की कला संस्कृति बहुत बड़ी है। यहाँ पे अनेक दुर्ग पड़ते हैं, अनेक मेले त्यौहार, यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग रीति रिवाज है, संस्कार अलग पड़ते हैं यहाँ पे। अनेकों ऐसे टॉपिक है जहाँ पे इतना बड़ा इतिहास बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात बता देता हूँ आपको। जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास से ही उसका कला संस्कृति निकल के आया है। और आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपको कुछ एक गाइडें होती है वो अलग अलग मिल जाती है। कुछ एक गाइडें होती है वो अलग अलग मिल जाती है। कल्चर की आपको अलग मिल जाएगी, हिस्ट्री की आपको अलग मिल जाएगी। लेकिन अधिकांशतः जो अच्छी बुक होती है वो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को एक ही बुक में देते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है। अगर अपने कोई राजवंश पढ़ते हैं, राजवंश के बारे में क्या कुछ पढ़ा जाता है, राजवंश के बारे में कोई राजा को पढ़ लिया और राजा ने क्या कुछ किया, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया या फिर कौन सी छतरियां बनवाई, उनको अलग से निकाल के कल्चर में डाल दिया गया। ये मंदिर कौन सा है, कौन सी शैली में बना हुआ, कौन कौन सी छतरियां बनी, ये कल्चर में रख दिया गया। अच्छा, कोई प्रसिद्ध त्यौहार था जो राजा अपने राजवंश में मनाया करता था, उसी को निकाल के अलग से त्योहारों में डाल दिया गया। दुर्ग थे, किसी राजा ने बनाए, दुर्ग में कोई मंदिर बनवाए, किसी राजा ने राजवंश में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, उसको अलग से दुर्गों को निकाल के कहाँ पे रख दिया गया, कल्चर में रख दिया गया। तो उसी इतिहास को कल्चर से अलग करते हुए अपने जो कला संस्कृति है, राजस्थान की कला संस्कृति, उसी की तरफ पढ़ते हैं। कला संस्कृति का अपने निरंतर चलते रहेंगे। काफ़ी क्लासें रहेगी इसके अंदर। काफ़ी बड़ा राजस्थान का कला संस्कृति है, इतिहास के जितना ही है। ज्योग्राफी थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो सबसे पहले राजस्थान कला संस्कृति। देखो, कोई भी चीज़ को पढ़ना होता है तो उसके बारे में बेसिक सा सबसे पहले ऐसा टॉपिक पढ़ा जाता है जिससे पूरा टॉपिक आपको वाइंड अप समझ में आ जाए। मैं सिंपल सा कहूँ आपको एक लाइन के अंदर, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो सबसे पहले सामान्य परीक्षा का टॉपिक पढ़ा जाता है। उसके तुरंत पश्चात मैं बात करता हूँ तो उसके बाद में जो टॉपिक पढ़ा जाता है, भौतिक प्रदेश पढ़ा जाता है, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ जाता है। राजस्थान में ज्योग्राफी में सामान्य परिचय, जिले कितने आते हैं, ये पढ़ा जाता है, फिर थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं तो जो कला संस्कृति का जो सामान्य परिचय कहा जाता है उसे मेले व त्योहार का जो टॉपिक होता है उसे सामान्य परिचय कहा जाता है। जो मेले व त्योहार का टॉपिक जिसे मानते हैं अपने, उसे राजस्थान का सामान्य परिचय कहा जाता है। अब इसमें आप बोलोगे सर सामान्य परिचय की क्या विशेषता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये सामान्य परिचय है। मैं बोलूंगा बिल्कुल नो टेंशन, कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, भाई सिंपल सी बात है। आप इसमें हम 12 के 12 महीने पढ़ेंगे पढ़ेंगे और क्या पढ़ोगे सर, हम 12 महीनों में कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार है, कोई देवता से संबंधित हो देवता की 4 बातें करेंगे, कोई मेले से संबंधित हो मेले की 4 बातें करेंगे, मेला कहां पे लगता है उससे संबंधित 4 बातें करेंगे, वहां का कोई फेमस हुआ तो उसकी 4 बातें करेंगे। यानी कि उसका सामान्य परिचय बड़ा बड़ा अपने को दिमाग में फिक्स हो जाएगा। राजस्थान कला व संस्कृति इस प्रकार से बंटा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो राजस्थान मेले व त्योहार। बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाना, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बनाता चलूंगा और आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ, जो पैनल पीडीएफ बनेगी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएगी और साथ में आपको यहाँ से कॉपी में नोट्स बनाते चलना। इस नोट से फालतू कुछ भी मत पढ़ना। मार्केट में अनेक गाइडें आती है, उनको मत पढ़ना। और पढ़नी चाहो तो 9th और 10th की जो इतिहास की बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ लेना, बहुत ऐसे एफिशिएंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, फालतू मत पढ़ना कचरा। बाकी जो मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा उसको पढ़ लेना, इससे बाहर पेपर नहीं निकलता। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मेले व त्योहार। टॉपिक का नाम मेले व त्योहार। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, कहानियों के टाइम में पढ़ते चलेंगे। एक मिनट रुकना।
टॉपिक का नाम रहेगा अपना ये, ठीक। अच्छा, अब सबसे मेन बात करता हूँ। अब आप बोलोगे सर मेले व त्यौहार आपने हमें बता दिया, हम तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं, हमने आज तक कभी सुना भी नहीं मेले त्यौहार क्या होता है। हम तो सीधा सा मंगल ग्रह से टपक के आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता मेले त्यौहार क्या कुछ सिस्टम होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का, किसी तारीख को किसी के यादगार के रूप में, किसी का जन्म हुआ, किसी मृत्यु से संबंधित हुआ, कोई फेमस कोई दिन हुआ, उसको किसी अच्छे उल्लास के साथ में मनाना ही क्या कहलाता है, मेले व त्यौहार। अच्छा, मेला उसी दिन लग जाता है, त्यौहार काफी लंबे समय तक चलता है। आपको मैं सिंपल सा बात करूं, जो पेपर में सीधा सा एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछेगा मेले व त्यौहार किसके ऊपर आधारित होते हैं। मेले व त्यौहार सिंपल सी बात है भाई, कैलेंडर पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं, मेले व त्यौहार कैलेंडर पर आधारित होते हैं। अब जैसे मैं चलूं वैसे लिखते जाना, बहुत अच्छे से नोट से लिखवा दूंगा मैं आपको, और वैसा का वैसा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्या लिखना है आपको, पहला पॉइंट मेले व त्यौहार मेले व त्यौहार कैलेंडर पर आधारित होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कौन से कैलेंडर पर, कैलेंडर तो 3-4 होते हैं, अब कौन से कैलेंडर पर आधारित होते हैं। मेरे को पता है, आप सामने होते तो बोल भी जाते, अब बोलो कैसे, तो मेरे को पता चल जाता आप क्या पूछने वाले हो। आप बोलो सर बात सारी छोड़ो, हमें सीधा सा ये बता दो मेले व त्यौहार किसके ऊपर आधारित होते हैं। तो आपको मैं सिंपल सा बोलूंगा, अनेक सारे कैलेंडर चलते होंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, जो आपके सिलेबस में क्या कुछ है हमें उससे मतलब है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या पूछेगा, वो आपके हिंदुओं के त्यौहार आपसे पूछेगा, इसके अलावा वो किसके पूछेगा, मुसलमानों के पूछ सकता है, यही पूछेगा आपसे, हिंदुओं के पूछेगा, मुसलमानों से पूछेगा, सिंधियों के त्यौहार पूछेगा आपसे, जैनों के त्यौहार पूछेगा आपसे, सिखों के त्यौहार आपसे पूछेगा। जो राजस्थान के त्यौहार पड़ते हैं वो किस कैलेंडर पर आधारित है, इसके बारे में पूछेगा। भारतीय पंचांग है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछेगा। तो सिंपल सो मैं आपको 4 पार्टों में एक बांट के एक चीज सारणी लिखवा देता हूं, सेम ऐसे कैसे उतार लेना, बहुत सिंपल है, आगे समझते जाना, मेले व त्यौहार चुटकियों में याद करवा दूंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सबसे पहले एक लाइन लिखना, पहले एक लाइन लिखना, मुख्यतः चार प्रकार के कैलेंडर होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो ये बताओ कौन से होते हैं, हमें तो ये बताओ 4 प्रकार के कौन से होते हैं। तो टेंशन थोड़ी ना लेना है, अपने बैठे अभी बता देंगे आपको कौन कौन से होते हैं, तो सुनना कौन कौन से होते हैं। चारों चारों कर लेंगे अपने कौन कौन से होते हैं, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले एक तो वो कैलेंडर होता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलता है, जिस कैलेंडर को क्या कहा जाता है, जिस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर कहा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से इसे जाना जाता है। एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत, अपने जो काम किया वही पढ़ना, फालतू का कोई अंत नहीं है, कितना भी हो सकता है। और एक होता है हिजरी सन, जो मुसलमानों का कैलेंडर होता है, अपने जो काम किया वही पढ़ने, फालतू नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। आगे चलो, मैं सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर देता हूं। इसमें पहला पॉइंट तो क्या लिखते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है।
कहा जाता है? कौन सा कैलेंडर कहेंगे? इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। नई स्लाइड पे चलता हूं, दूसरा पॉइंट इसी के नीचे लिख देता हूं यहां पे। इसका तो दूसरा पॉइंट है, अब आपको पता होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर इसे कहा जाता है। इसमें कितने महीनों की संख्या होती है? 12 महीनों की संख्या होती है। दिनों की संख्या 365 और एक काफी 3 सालों के बाद में 366 हो जाते हैं। बेसिक सी बात है। सबसे अंतिम महीना कौन सा? दिसंबर का महीना होता है। सबसे मेन बात बता देता हूं आपको, ये किस गति के ऊपर आधारित होता है? किस गति के ऊपर आधारित होता है? तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है वो सूर्य की गति के ऊपर आधारित होता है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो पहला महीना कौन सा? इसका प्रथम महीना जनवरी होता है, प्रथम माह जनवरी, ठीक है। दूसरी बात, अंतिम महीने की बात करता हूं, अंतिम महीना कौन सा होता है? अंतिम माह कौन सा होता है इसका? दिसंबर होता है, दिसंबर। अगर मैं दिनों की संख्या की बात करता हूं, कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन इसके अंदर 365 और कभी 366 हो जाते हैं, कोई बेसिक सी बात है, ठीक है। और सबसे मेन बात बता दूं आपको, ये कौन सी गति के ऊपर आधारित होता है? सूर्य की गति के ऊपर आधारित होता है। सूर्य की गति के ऊपर आधारित है, सूर्य की गति पर आधारित है। आप बोले सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी। सूर्य की गति कैसे? तो सिंपल सी बात है भाई, सूर्य है जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करते हैं? 365 दिनों में पूरा करती है। उसी गति के हिसाब से जो कैलेंडर विषम में चलता है उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जिसका पहला महीना जनवरी का, अंतिम महीना दिसंबर का होता है। कुल दिनों की संख्या 365-66 होती है और जो सूर्य की गति के ऊपर आधारित होता है। बेसिक सी बात है, इसके हिसाब से भी चलेंगे, फिक्र मत करना आप, बस पढ़ते जाना साथ साथ में। दूसरा जो कैलेंडर होता है उसे विक्रम संवत कहा जाता है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे, अच्छा अगर मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करता हूं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है, 1 ईस्वी से मानी जाती है। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय कौन सा कैलेंडर की शुरुआत मान ली गई? विक्रम संवत की, उसकी ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मान ली जाती है। विक्रम संवत की बात करता हूं, विक्रम संवत की बात, विक्रम संवत, विक्रम संवत की शुरुआत सत्तावन ईसा पूर्व में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपनी कल्चर में पढ़ते चलेंगे। जैसे कोई लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, किसी संत महात्मा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताऊंगा, महाराणा प्रताप के बारे में जब आप पढ़ाऊंगा तो उसका बताऊंगा विक्रम संवत 1597, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ जूनी कचहरी बादल महल के अंदर जिनका जन्म होता है महाराणा प्रताप कहा जाता है। और लास्ट में 19 फरवरी 1597 विक्रम संवत और सन 1597 के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है वो महाराणा प्रताप थे। आप बोले सर विक्रम संवत क्या? जिनकी ईसा से पूर्व, जिनका यानी कि जिनकी शुरुआत, जिस कैलेंडर की शुरुआत 1 ईस्वी सन से 57 साल पहले हो चुकी है, तो हर जो सन होता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होगा इसके साथ में 57 जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत बन जाएगा। जैसे आज की बात करता हूं 2023 है, 2023 है, तो आपसे पूछे विक्रम संवत कौन सा रहेगा? ये आपसे पूछे विक्रम संवत कौन सा रहेगा तो मैं कहूंगा इसमें 57 जोड़ दो, इसमें 57 जोड़ो तो 280 विक्रम संवत है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1597 विक्रम संवत में, लेकिन मृत्यु सन 1597 के अंदर हुई थी। 57 साल जीने वाले थे महाराणा प्रताप। बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को, इनकी जो उपलब्धियां और अकबर के साथ में इनका युद्ध और हल्दी घाटी का जो, जिसे महान युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस नोट करते रहना। तो आपको मैं बोलूं, आपसे पूछेगा विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व। सबसे मेन बात बता दूं आपको, ग्रिगोरियन कैलेंडर में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, सबको पता है। विक्रम संवत में भी महीनों की संख्या 12 होती है, अधिकांशतः महीनों की संख्या 12 होती है। लेकिन इनमें वो नहीं होता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो नहीं होता। इसके अंदर जो होते हैं वो हिंदू त्योहार, हिंदू कैलेंडर के ऊपर आधारित होते हैं। इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है विक्रम संवत को। इसमें महीनों की संख्या 12 होती है। आपसे पूछा जा सकता है पहला महीना कौन सा और अंतिम महीना कौन सा, कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं नई स्लाइड के ऊपर, जो अपनी पहली स्लाइड थी उसी के ऊपर लिखता हूं। सबसे पहला, महीनों की संख्या 12 होती है,
महीनों की संख्या? बारह। प्रथम महीना चैत्र होता है, चैत्र, जिसको चैत ही बोल देते हैं। अंतिम महीना फाल्गुन, जिसे अपने फागुन बोल देते हैं, फाल्गुन। ये मारवाड़ का इलाका है, अपने कुछ को कुछ ही बदल सकते हैं, मारवाड़ में कुछ भी, वो बात है। अच्छा, और सबसे बात बता दूं आपको, नोट करके लिख लेना इस बात को भाई, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहार विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है, विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। अरे किसी चीज का, किसी टॉपिक का बेस क्लियर होना चाहिए आपको, आगे कुछ भी आप भी खुद भी कर सकते हो, शुरू पढ़ने का थोड़ा तरीका होना चाहिए आपके पास, आगे कुछ भी कर सकते हैं अपने, बेसिक सी बात होती है। अच्छा, तीसरे कैलेंडर के ऊपर बात करता हूं, इसमें महीनों की संख्या 12, वो 12 के बारे सभी नाम लिखवाऊंगा, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौ माह फाल्गुन। और यहाँ पे वो भी बताऊंगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डुबी गणगौर, सबसे पहला त्योहार तीज को माना जाता है और सबसे अंतिम गणगौर को कहा जाता है। अलग अलग कहानियों के साथ में पढ़ेंगे और कल्चर पढ़ने का बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आगे चलूं, मैं शक संवत की बात करता हूं। आप बोलोगे सर शक संवत को शुरू करने वाला कौन था? शक संवत को शुरू करने वाला राजस्थान में नहीं बात कर रहा, मैं पूरे भारत में बात कर रहा हूं, जिसे कुषाण शासक कनिष्क कहा जाता है। कुषाण शासक जो कनिष्क था, कुषाण शासक जिस व्यक्ति का नाम कनिष्क था, उसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले। आपसे बेसिक पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था। उसी कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा भारत में कौन से संवत की शुरुआत की गई थी? शक संवत की शुरुआत की जाती है। और आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप बोलोगे सर शक संवत कौन सा होता है, कब से शुरू हुआ, सारी बातें लिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ चलते रहना। शुरू लिखना, शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई। अच्छा, मेन बात और बता दूं आपको, आगे स्लाइड पे लिखवा देता हूं कौन सी बात है मेन। तो सबसे मेन बात नोट करके लिखना है उसकी लाइन के अंदर, उसी लाइन के अंदर, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए, ठीक। और सबसे मेन बात बता दूं, भारत का अगर कोई राष्ट्रीय पंचांग है ना, भारत किसको राष्ट्रीय, हिंदू त्योहार तो विक्रमी कैलेंडर के ऊपर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किसे कहा जाता है? तो शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तीनों बहुत अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर इसे कहा जाता है, हिंदू त्योहार इसके ऊपर आधारित होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किसे? शक संवत को कहा जाता है, शुरू करने वाला कनिष्क था। और शुरुआत कब होती है यह भी लिखवा देता हूं आपको मैं, कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए। शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। एक और पॉइंट, शक संवत को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शक संवत को 22 मार्च 1957, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शक संवत को 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया। आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, आपसे यही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आप सीधा सा फटक से जवाब दे देना कौन सा है,
भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। तीनों के बारे में थोड़ा सा जल्दी बता दूं। ग्रिगोरियन कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है, 12 महीनों की संख्या, पहला जनवरी, अंतिम महीना कौन सा, दिसंबर का, 365 दिन होते हैं, सूर्य की गति के ऊपर आधारित होता है। दूसरा कौन सा, विक्रम कैलेंडर, जिसकी शुरुआत 57 ईस्वी में मानी जाती है, हिंदू त्योहार के ऊपर आधारित होता है, पहला महीना चैत्र का होता है, अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, कुल महीनों की संख्या 12 होती है, चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होता है। तीसरा शक संवत की बात करता हूं, इसकी शुरुआत कुषाण शासक ने किया था, 78 ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। भारत में किसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए तो कुषाण शासक ने चलाए थे। इसमें भी 12 महीनों की संख्या होती है। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग किसे कहा जाता है, शक संवत को माना जाता है। और कब इसे शक संवत के रूप में, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया, 22 मार्च 1957 को। और जो लास्ट अपना कैलेंडर बचता है तो वो कौन सा कैलेंडर था, हिजरी सन की बात करते हैं। कौन सा सन, हिजरी सन। इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। कौन सा, तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। इस्लामिक, इस्लामिक सन लिख दो, इस्लामिक सन भी कहा जाता है। दूसरा, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, गति पर आधारित। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, जो सूर्य की गति के ऊपर आधारित है उसमें तो दिन होते हैं कितने, 365 या फिर 66, लेकिन जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होते हैं ना, उसमें दिन 354 होते हैं। ये साइड में अटका लेना भाई, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर 354 दिनों की अवधि कितनी होती है, 354 होती है। ये साइड में अटका लेना आप, ठीक है। चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर इसे कहा जाता है। और इसमें भी महीनों की संख्या कितनी होती है, 12 महीनों की संख्या होती है। कितने महीनों की संख्या होती है इसमें, 12 महीनों की संख्या होती है। 12 जब अपने पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे अपने तो आपको मैं बता दूंगा। तो लिखना, प्रथम महीना, प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। दिनों की संख्या 354। किसके ऊपर आधारित है, चंद्रमा की गति पर। और शुरुआत 622 ईस्वी, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन हुआ था, इसी दिन जन्म हुआ था, उसी दिन से इसकी शुरुआत मान ली जाती है। 622 ईस्वी से इसकी शुरुआत मान ली जाती है। 12 महीने होते हैं, मुहर्रम, मूल, हराम, सफ़ीउल सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, जिलकात, जिलहिज। ये सारी महीने आपको यहाँ पे पढ़ लेंगे। जब 12 के 12 लिखवाऊंगा तो आपको मैं सारे सारे क्रम से लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको मैंने बता दी, ठीक है। आप डबल स्पीड करके दोबारा भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, तो अपने को क्या पढ़ना, अपने को राजस्थान के त्योहार पढ़ने हैं। ये बेसिक इसलिए पढ़ाया, विश्व में थोड़ी सी नॉलेज हो। ये इसलिए बताया क्योंकि ये भारत राजस्थान में पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये इसलिए बताया क्योंकि इसको पढ़ने वाले हैं। ये सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने किसके ऊपर आधारित पढ़ते हैं, राजस्थान के जो हिंदू त्योहार है वो कौन से कैलेंडर के ऊपर आधारित पढ़ते हैं, वो विक्रमी संवत के ऊपर आधारित पढ़ते हैं। नया पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं, राजस्थान के हिंदू त्योहार राजस्थान के हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। ये मैं पहले भी बता के आ चुका हूं आपको। विक्रमी कैलेंडर में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो कुल 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का क्रम से नाम लिख देते हैं। एक एक महीनों को उठाएंगे और चलते चलेंगे आगे, ठीक है। 12 महीने होते हैं। सबसे पहला महीना चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन,
कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं। इन्हीं 12 महीनों में अपने पढ़ेंगे क्या कुछ खास होता है, पढ़ते हुए चलेंगे। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौ मार फाल्गुन, ये 12 महीने पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और नोट करके यहां पे लिखवा देता हूं मैं आपको। राजस्थान के त्योहार कहां से शुरू होते हैं, नई स्लाइड पे चलते हैं। राजस्थान के त्योहार की शुरुआत एक कहावत से मानी जाती है। अब वो कहावत कौन सी है? तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नोट करके, राजस्थान में त्योहार की शुरुआत, राजस्थान में त्योहार की शुरुआत छोटी तीज, इसे छोटी तीज, हरियाली तीज, सावणी तीज भी कहा जाता है। आप आती कब आई है? श्रावण शुक्ल। अब आप बोलो सर ये शुक्ल क्या आ गया? अभी अभी बता देता हूं आपको। श्रावण शुक्ल तीज को आती है। ठीक है, यानी कि तीज त्योहारा बावड़ी, जो तीज होती है वो त्योहार को लेके आती है। और कौन सी तीज की बात करा? जो सावणी तीज होती है, इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इसे पति पत्नी के प्रेम की सबसे पवित्र त्योहार इसे माना जाता है। इस दिन लहरिया उड़ा जाता है। उस तीज की बात करें अपने, बहुत कुछ बारीकी से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से बस पढ़ते जाना साथ में। और दूसरी एक बात, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला त्योहार तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, और सबसे अंतिम त्योहार किसे माना जाता है? गणगौर को माना जाता है। राजस्थान का सबसे अंतिम त्योहार गणगौर। गणगौर सबसे लंबा चलने वाला त्योहार, 17 से 18 दिनों तक चलने वाला। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। बिना सर की गणगौर कहाँ की? नाथद्वार, जिस जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गणगौर कब आती है? चैत्र की आती है, चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर की सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कर्नल जमस्टोड के अनुसार तो कहा कि उदयपुर की प्रसिद्ध है, क्योंकि कर्नल जमस्टोड रहता ही कहां पे था? उदयपुर रहता था। उसका वहां पे ऐसा कुछ देखा हुआ था नहीं, यहाँ पे आके देखते हैं, ये सोचता है इससे अच्छा तो कुछ नहीं है, तो वो उदयपुर की सबसे इसको बढ़िया बता देता है। और त्योहार पे, इसी त्योहार पे गीत गाए जाते हैं। सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है। और इससे एक दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है, या तो इससे एक दिन पहले या छोटी तीज से एक दिन पहले सिंजारा भेजे जाते हैं। ये बेसिक बात जब पढ़ते चलेंगे तो आपको पढ़ाता चलूंगा। अब यहाँ पे इतना ही प्रश्न बनेगा। यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा? राजस्थान के त्योहार की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो आपसे पूछेगा राजस्थान के त्योहार की शुरुआत छोटी तीज सावणी तीज से मानी जाती है, या फिर आपसे पूछेगा राजस्थान का सबसे अंतिम त्योहार कौन सा है? तो गणगौर पड़ता है। या फिर आपका ये पूछ सकता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबे गणगौर का अर्थ क्या है, या फिर राजस्थान में इसके ऊपर किससे संबंधित है? ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बारे में सभी बातें पता होनी चाहिए। अब आपको ये दिक्कत कर रहा हो सर शुक्ल क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको मैं, बाकी टॉपिक चलता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखो हर महीना होता है, ये मैं कोई भी महीने की बात कर देता हूं।
बहुत सिंपल है, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। आप बोलोगे सर पता नहीं कभी चैत की शुक्ल आ रही है, कभी इसकी शुक्ल आ रही है, कभी इसकी तीज आ रही है, कभी इसी की चौथ आ रही है, तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। और ट्रिक याद करनी है तो साथ में ऐसे याद कर लेंगे भाई, मेले त्योहार प्लस में ट्रिक, दो टॉपिक साथ में बना लेते हैं, फिर तो ट्रिक साथ में याद कर लेंगे। इसलिए बार बार समझना, बार बार इसको पढ़ना, रिवाइज करना और याद हो जाएगा। नोट्स को बार बार पढ़ते रहना, बहुत सिंपल है। हर माह में 2 पक्ष होते हैं। जो पहला जो पक्ष, कोई भी महीना जो शुरू होता है ना, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और आपने तो राजस्थान के रहने वाले हो, आम बोलचाल की भाषा में जिसको अंधेर पक्ष बोलते हैं, अपने तो अंधेर पक्ष ही बोलते हैं। अपने मम्मी और दादी क्या बोलती है, अंधेर पक्ष चल रहा है। अच्छा, एक क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। जो महीने का लास्ट पखवाड़ा होता है 15 दिनों का, उसे चानन पक्ष बोलते हैं। चानन पक्ष, एक अंधेर पक्ष होता है, एक चानन पक्ष होता है। ठीक है। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है ना, उसे अमावस कहा जाता है। अमावस्या कहा जाता है उसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेसिक सारा आपका कल्चर का वहां से क्लियर होने वाला है। चलेगा 7-8 दिनों तक चलेगा आपका। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा है। यहाँ से 1% पक्का आता है, 1% पक्का आता है। बहुत सिंपल सा होता है। अगर ढंग से पढ़ा तो सिंपल लगेगा, वरना बहुत कंफ्यूजन होकर रह जाएगी। कभी मेले त्योहार कभी याद नहीं होने वाले। और जो शुक्ल पक्ष का जो अंतिम महीना होता है, उसे पूर्णिमा कहा जाता है। उसे पूर्णिमा कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोई महीने को उठाएंगे, यानी कि चैत्र का महीना उठा लिया। ठीक है। चैत्र के महीने में पहले कृष्ण पक्ष के देखेंगे। देखो एक पखवाड़े में टोटल कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं। अमावस आती है, इधर पूर्णिमा आती है। कभी कभार आप बोल देते हो कभी सर सप्तमी 2 हो गया, कभी अष्टमी 2 हो गया, कभी दोनों एक साथ हो गया। क्योंकि जो चंद्रमा की गति होती है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। तो हम यहां भी 15 दिन मानते हैं, यहां भी 15 दिन मानते हैं। ये अपने हिसाब से कितने दिन हो गए, 30। लेकिन इसी 30 दिन को हमने अपने को 27 दिनों में कन्वर्ट करना है। तो कभी 2 एक साथ आ जाती है, कभी 2 अलग अलग हो जाती है। और कभी कभार तो ऐसा सिस्टम आता है, आपने कभी 3 सालों के बाद में देखा होगा। 3 सालों के बाद में क्या देखते हो आप, जो सूर्य कैलेंडर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। चंद्रमा का जो कैलेंडर होता है उसमें 354 दिन होते हैं। इसी चंद्रमा के कैलेंडर को सूर्य के कैलेंडर के बराबर लाने के लिए हर 3 साल के बाद में 1 महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे लीप ईयर महीना कहा जाता है। लीप वर्ष अलग होता है, लीप ईयर महीना अलग होता है। जैसे कभी कभार सुना होगा जेठ कभी 2 आ जाते हैं, कभी सावन 2 आ जाते हैं। क्योंकि अपने को जो चंद्रमा के कैलेंडर होता है, जो विक्रमी समय तो आपको मैं कैलेंडर बता रहा हूं, जिसमें 354 दिन होते हैं, ये चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। 354 दिन होते हैं। अपने को इसको किस पे ऊपर लेके आना होता है, इसी को सूर्य की गति के ऊपर लेके आना पड़ता है। तो अपने को 3 वर्षों के बाद में 1 महीना जोड़ दिया जाता है। और उसी कंडीशन के अंदर कभी जेठ 2 बन जाते हैं, कभी चैत्र 2 बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो कोई हार्ड नहीं है, एक समझते जाना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और आज के बाद आपकी मम्मी दादी को आप ही बताया करोगे मम्मी दीपावली अब आ रही है, होली अब आ रही है। ठीक है। इधर अमावस होता है, इधर पूर्णिमा होती है। तो सबसे पहले कोई महीने को उठाएंगे, अभी उसी के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। कहां से पढ़ना शुरू किया था वहां पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सुनना। मेले व त्योहार कैलेंडर पर आधारित होते हैं, 4 प्रकार के। ग्रिगोरियन, इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं। ये विक्रम संवत 57 ईस्वी में शुरू हुआ था। अच्छा, इसको शुरू करने वाला कुषाण शासक कनिष्क था। हिजरी सन मुसलमानों का कैलेंडर है, ये चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होता है। उसके बाद में बात करता हूं तो मैं आपको, प्रथम महीना जनवरी, अंतिम दिसंबर, दिनों की संख्या, सूर्य की गति। 12 महीने, चैत्र का महीना, फाल्गुन का महीना। राजस्थान के त्योहार, कुषाण शासक सोने के सिक्के चलाए थे। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग मान लिया गया। प्रथम महीना मोहर्रम, अंतिम जिल हिज होता है, 354 दिन, शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 12 महीने आपको लिखवा दिए, साथ साथ याद हो जाएंगे, पहले मत रट्टा मारना। अच्छा, यहाँ पे एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। और राजस्थान में त्योहार की शुरुआत छोटी तीज यानी कि सावणी तीज से मानी जाती है। सावणी शुक्ल तीज में आती है। और राजस्थान का सबसे अंतिम त्योहार जो गणगौर का होता है, सबसे लंबे दिनों की अवधि तक चलने वाला त्योहार होता है, इसे गणगौर कहा जाता है। इससे एक दिन पहले सिंजारा भेजे जाते हैं और यहाँ पे चैत्र शुक्ल तीज को मनाई जाती है। ये राजस्थान का सबसे पहला त्योहार माना जाता है और ये सबसे अंत का त्योहार इसे माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये आपको बेसिक बता दिया, इसको उतारना नहीं है, कोई काम करनी, पेपर में नहीं पूछेगा। आगे आपके महीनों में कोई कंफ्यूजन हो इसलिए समझा दिया आपको। कृष्ण पक्ष, हर महीने का पहला 15 दिनों का पखवाड़ा क्या बोल लगता है? कृष्ण पक्ष को बोलते हैं, इसे अंधेर पक्ष बोलते हैं, लास्ट में अमावस्या आती है, ठीक है। इधर जो शुक्ल पक्ष 15 दिनों का बाद का पखवाड़ा, इसे शुक्ल पक्ष बोलेंगे, ये चारण पक्ष होता है, इसके लास्ट में पूर्णिमा आती है। आपसे प्रश्न में क्या पूछेगा? सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज कब आती है? सावन शुक्ल तीज, सावन कृष्ण तीज, आषाढ़ शुक्ल तीज, आषाढ़ कृष्ण तीज, ऐसे पूछेगा आपको। और इसके लिए बार बार रिवाइज बहुत जरूरी है, वरना सारी तीज एक में मिक्स कर दोगे आप, सारी दीपावली एक ही महीनों में बांट दोगे, सारी होली एक महीनों में बांट दोगे। बार बार रिवाइज करना। अब तारीख ऐसे नहीं है अपने को 4 होली दीपावली यही पढ़ना चाहती थी, अपने को प्रत्येक महीना लेके चलना पड़ेगा, प्रत्येक महीने में 10-12 बातें होंगी उसको लेके चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बार बार पढ़ा तो बहुत सिंपल है, वरना इससे मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। हाँ, अभी चलते हैं अपने, ठीक, नई स्लाइड पे चलते हैं। और सबसे पहला जो महीना आता है उसे चैत्र का महीना कहा जाता है। सबसे पहला महीना जो आता है उसे चैत्र का महीना कहा जाता है। हिंदू त्योहारों में सबसे पहला महीना, हिंदू महीनों में सबसे पहला महीना चैत्र का महीना। बेसिक आपसे वैसे तो आपको पता ही होगा, तीसरा चौथा जो महीना होता है वो चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। 22 मार्च को इसके लगभग 22-23 मार्च को इसकी शुरुआत मान ली जाती है चैत्र के महीने की, ठीक। पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है, इसे अंधेरे पक्ष कहा जाता है। और सूर्य क्या करती? कम होना शुरू हो जाती है। फिर चानन पक्ष आता है, सूर्य क्या करती? बड़ी होना शुरू हो जाती है। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, यहां पे मैं तारीख 1 लिखूंगा, तारीख 2 लिखूंगा, तारीख 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा। इस तारीखों का क्या मतलब रहेगा? इन तारीखों का मतलब यह रहेगा कि यहां पे मैं तिथि लिख रहा हूं, कोई महीने की तारीख नहीं लिख रहा मैं, यहां पे मैं तिथि लिख के दूंगा आपको। मैं यहां आपको मैं एक तिथि लिख के दूंगा, एक तिथि को ये हुआ, 2 तिथि को ये हुआ, 3 तिथि को ये हुआ, टोटल 15 तारीख। मैं बोलूंगा 15 तारीख को, तो आप ये मत सोचना सर आप कौन से तारीख की बात कर रहे हो, हमें कुछ पता भी नहीं है। मैं वो तारीख की बात नहीं करूंगा, मैं इस महीने की जो 15 तिथियां होती है, मैं तिथि ना बोलने की बजाय इसको तारीख बोल दूंगा। 1 तिथि को यानी कि 1 तारीख को, 2 तिथि को यानी कि 2 तारीख को, 3 तिथि को यानी कि 3 तारीख को। और इसी प्रकार से अपना जो ये टॉपिक है वो चलता रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं? हिंदू त्योहार पढ़ेंगे अपने, सॉरी हिंदू त्योहार 12 महीने, सिखों के त्योहार पढ़ेंगे, जैनियों के पढ़ेंगे, सिंधियों के पढ़ेंगे और मुसलमानों के पढ़ेंगे। ये 5 प्रकार के त्योहार अपने इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और जब 5 पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक यहाँ से कवर कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ साथ आप रिवाइज करते रहे ना, तो अपना जो चैत्र का महीना चलेगा वो चलेगा आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहे ना, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा। आज में कुछ भी नहीं करा, बेसिक नॉलेज बताया। और कल से आपकी क्लास बिल्कुल इसी रुझान के साथ में शुरू हो जाएगी। और अच्छे से कॉपी लगा लेना, बहुत अच्छी कॉपी लगा लेना, पूरा कल्चर उसी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। बहुत अच्छे से आपको मैं लिखवा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको नोट करवा दूंगा। और आपका जो पैनल पीडीएफ है ये भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।